या गुड मॉर्निंग बेटा। अपन लोग चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक है फोर्स एंड टॉर्क अप्लाइड ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अपने पास में ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो बेटा, जब भी अपन लोग पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं जिनके बिटवीन डिस्टेंस भी इक्वल हो, इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो आपके पास में लाइंस हैं वो सारी की सारी पैरेलल हैं और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो भी सबके अंदर क्या है, सेम। तो इसको अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर अपन ने एक डाइपोल प्लेस किया है। एक हमारे पास में -q चार्ज पॉइंट ए पर प्लेस है और +q चार्ज पॉइंट बी पर प्लेस्ड है। दोनों के बिटवीन डिस्टेंस जो है हमारे पास में वो 2a है। ये इसका मिड पॉइंट है O और जो आपका एंगल है अपन ने इस डाइपोल को यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल के ऊपर झुकाकर रखा हुआ है। तो ये जो आपके पास में एंगल है वो कितना है आपका, थीटा। अब बेटा यहां पर आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है। एक तो इस डाइपोल पर अप्लाई होने वाला नेट फोर्स और एक इस पर अप्लाई होने वाला टॉर्क कैलकुलेट करना है। ओके बेटा, अपन लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मैंने आपको पीछे एक क्लास के अंदर बताया था कि अगर हमारे पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, सपोज दैट हमारे पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, ई, और उसके अंदर एक Q पॉइंट चार्ज अपन ने प्लेस कर रखा है, तो इस Q चार्ज के ऊपर अप्लाई होने वाला जो फोर्स होगा वो हमारे पास में होगा F इक्वल्स टू QE। इस Q चार्ज को अगर अपन E इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि इसके ऊपर अप्लाई होने वाला फोर्स F इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, QE। और इसकी डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तब तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी होगी, फोर्स की भी होगी। और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो जो फोर्स अप्लाई होगा F इक्वल्स टू QE, उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड E के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगी। वापस सुनिए बेटा, पीछे वाले पिछली वाली क्लास की चीज है। अगर अपन लोग किसी पॉइंट चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड E में प्लेस करते हैं तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, F इक्वल्स टू QE। और उस फोर्स की डायरेक्शन कहां होती है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड अगर नेगेटिव चार्ज है तो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये फोर्स अप्लाई होता है। ओके बेटा, यहां हमारे पास में दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक आपका +q और एक आपका -q। तो बताइए बेटा, इस +q पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर अप्लाई होने वाला जो फोर्स होगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन में, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगा और इसको अपन अज्यूम कर लेते हैं F1। अच्छा बेटा, जो नेगेटिव चार्ज है इस पर अप्लाई होने वाला फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो सपोज दैट इसको अपन अज्यूम कर लेते हैं F2। तो हमारे पास में दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक आपका +q और एक आपका -q। तो दोनों के ऊपर दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, F1 एंड F2। पॉजिटिव चार्ज पर अप्लाई होने वाला फोर्स E की डायरेक्शन में, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, और नेगेटिव पर अप्लाई होने वाला फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ E, दैट इज बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। F1 का मैग्नीट्यूड जो होगा, देखिए बेटा ये चार्ज जो है वो कितना है, Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E। तो F1 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा आपका, QE होगा। सिमिलरली F2 का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या वो भी QE होगा क्या, क्योंकि चार्ज तो ये भी QE है ना बेटा, केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, E। ध्यान से देखो बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो आपका क्या है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर पॉइंट के ऊपर क्या रहेगा, सेम। यानी कि अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आप E यूज कर रहे हो तो इस पॉइंट के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यूज होगा, E। ओके बेटा, आप डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये डाइपोल थीटा एंगल के ऊपर इस टाइप से रखा हुआ था, तो हमने देखा कि इस +q के ऊपर F1 इक्वल्स टू QE फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे अप्लाई हुआ, और -q के ऊपर F2 इक्वल्स टू QE फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज पीछे की ओर अप्लाई हुआ। तो बताइए इस पर अप्लाई होने वाला नेट फोर्स क्या F नेट इक्वल्स टू 0 हो गया क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाना है बेटा। एक बॉडी पर सेम मैग्नीट्यूड के दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, F1 इक्वल्स टू QE
फॉरवर्ड डायरेक्शन में और F2 इक्वल्स टू भी QE उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो बताइए अगर सेम मैग्नीट्यूड के दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो जब माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली नेट आंसर कितना आ जाएगा 0। और अगर यहां पर नेट फोर्स F नेट इक्वल्स टू 0 आ रहा है इसका मतलब यहां ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगी, नो ट्रांसलेटरी मोशन, किसी टाइप की ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगी। चलिए बेटा ये तो बात हो गई फोर्स की, वो हमारे पास में कितना आ गया 0। नेक्स्ट अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब अपन बात करते हैं बेटा किसके बारे में, टॉर्क के बारे में। पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं जिसको अपन बोलते हैं कपल, और थोड़ा सा सही बोले तो अपन इसको बोलेंगे कपल ऑफ फोर्सेस। कपल या कपल ऑफ फोर्सेस क्या चीज होती है, ये आपके पास में दो फोर्स है बेटा F1 और ये F2, इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है इसको अपन डॉट डॉट करके आगे पीछे बढ़ा लेते हैं। ये F1 की लाइन ऑफ एक्शन है, ये F2 की लाइन ऑफ एक्शन है। ध्यान से समझना बेटा कपल क्या चीज होती है, ऐसे दो फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शंस एक दूसरे के क्या हो बेटा पैरेलल है, क्या जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो सेम, बिल्कुल इसका मैग्नीट्यूड भी QE है और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है QE, और दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या हो अपोजिट। तो बताइए इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड है और इसकी डायरेक्शन बैकवर्ड है। ये जो चीज होती है दो फोर्सेस, इन दो फोर्सेस को अपन लोग क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। वापस सुनिए बेटा, कपल ऑफ फोर्सेस या सिंपल कपल अपन किसको बोल सकते हैं, जिनकी लाइन ऑफ एक्शंस क्या हो एक दूसरे के पैरेलल। देखो बेटा दोनों पैरेलल है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए सेम, QE एंड QE मैग्नीट्यूड सेम है, और फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए अपोजिट। तो इस चीज को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा कपल। और कपल जो होता है वो हमेशा बॉडी के ऊपर एक टॉर्क अप्लाई करता है। टॉर्क अप्लाई करने से वो बॉडी क्या होती है बेटा रोटेट होती है। एक मिनट मैं थोड़ी सी आपको 11th क्लास की चीज बता रहा हूं, उसके ऊपर अपन बाद में जाएंगे वापस से, ध्यान से सुनिए। जो भी मोशन होती है बेसिकली बॉडी की वो दो टाइप की होती है बेटा, एक आपकी होती है ट्रांसलेटरी और एक आपकी होती है रोटेशनल। हाँ जी बेटा, बॉडी की मोशन कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है, मोशन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। अगर अपन किसी बॉडी को एक पोजीशन से उठा करके दूसरी पोजीशन के ऊपर रख दें तो इस मोशन को अपन लोग क्या बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। और किसी भी बॉडी को ट्रांसलेटरी मोशन करवाने के लिए हमेशा एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है। क्या रिक्वायर्ड होता है बेटा ट्रांसलेटरी मोशन करवाने के लिए, फोर्स। ओके बेटा, सिमिलरली अगर अपन बात करें रोटेशन की, तो रोटेशनल मोशन क्या होती है, अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही हो बट एक ही पोजीशन पर रोटेट कर रही हो तो इस मोशन को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा रोटेशनल। ट्रांसलेटरी के अंदर क्या होता है बेटा, बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में शिफ्ट होती है तो इसको अपन क्या बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है बेटा फोर्स। सिमिलरली रोटेशन के अंदर क्या होता है, पोजीशन चेंज नहीं होती है, एक ही पोजीशन के ऊपर बार बार क्या होती है बॉडी रोटेट होती है। और रोटेशनल मोशन के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है टॉर्क, जिसको अपन टो से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन और फोर्स दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सिमिलरली रोटेशनल मोशन और टॉर्क भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दैट इज जहां फोर्स है वहां ट्रांसलेटरी मोशन होगी, जहां फोर्स नहीं है वहां ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगी, दोनों जुड़े हुए हैं। अगर टॉर्क है तो रोटेशनल मोशन होगी, अगर टॉर्क नहीं है तो रोटेशनल मोशन नहीं होगी। अच्छा बेटा, तो यहां हमारे पास में दो चीजों की अपने को बात करनी थी, एक फोर्स की और एक टॉर्क की। जब हमने इसका नेट फोर्स कैलकुलेट किया तो नेट फोर्स हमारे पास में कितना आ गया बेटा 0। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है कि यहां कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगी, बिकॉज नेट फोर्स कितना आ रहा है 0, दैट इज यहां पर कोई फोर्स नहीं है। अब अपन बात करते हैं टॉर्क की। एक चीज बताओ बेटा, ये आपकी बॉडी है, दैट इज एक डाइपोल है। मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाता हूं, आप ऐसे समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड E फॉरवर्ड डायरेक्शन में है ऐसे, इसमें ये आपका डाइपोल ऐसे रखा हुआ है थीटा एंगल के ऊपर, सही है बेटा। ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है आप इसको समझ लो +Q और इस वाले पॉइंट को आप समझ लो -Q। तो बताइए डायग्राम के अकॉर्डिंग +Q के ऊपर F1 = QE फोर्स आगे लग रहा है और -Q के ऊपर F2 = QE फोर्स कहां लग रहा है पीछे। अगर अपन इसको मिड पॉइंट के ऊपर ऐसे पकड़ ले
और अब सोचो इसको एक फोर्स इसके ऊपर आगे लगाएं और दूसरा फोर्स पीछे लगाएं, तो बताओ ये दोनों फोर्स क्या इसको इस टाइप से रोटेशन करवाएंगे क्या? देखो बेटा, ये वाला फोर्स इसको कहां लाएगा? नीचे, और ये वाला फोर्स उसको कहां लाएगा? ऊपर। तो रिजल्टेंटली क्या ये इस टाइप से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशनल मोशन करेगा क्या? कैसे मोशन करेगा बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशनल मोशन करेगा। और अगर ये रोटेशनल मोशन करेगा, चाहे क्लॉकवाइज करे चाहे एंटी क्लॉकवाइज करे, अगर ये रोटेशनल मोशन कर रहा है तो पक्का है कि यहां पर टॉर्क अप्लाई होगा। चलिए, इसका मतलब हमने दिमाग से ये सोच लिया कि जब ये थीटा एंगल के ऊपर ऐसे रखा हुआ है तो ये वाला फोर्स इसको नीचे लाएगा और ये वाला फोर्स इसको कहां ले जाएगा? ऊपर। तो ये इस टाइप से रोटेट होगा, और अगर रोटेट होगा तो इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई डेफिनेटली होगा। वो टॉर्क कितना अप्लाई होगा उसकी अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं। टॉर्क अप्लाई जो होगा उसका मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं डायरेक्टली। टॉर्क इक्वल्स टू आपका होता है मैग्नीट्यूड ऑफ either force of couple multiplied by perpendicular distance। ओके बेटा, टॉर्क को हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टो इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स ऑफ कपल। ये जो आपका कपल था F1 और F2 का, उसमें से किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम ही है। तो चाहे F1 का ले लो चाहे F2 का ले लो। बताओ बेटा, मैग्नीट्यूड कितना है फोर्स का? QE मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या मीनिंग है? सुनो, ये जो आपका पॉइंट B है, आप इस पॉइंट B से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, और ये जो लाइन ऑफ एक्शन है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सपोज दैट वो कहां आके मिलता है? इसको पॉइंट M पर मिलता है। तो देखिए बेटा, दोनों के बिटवीन, दोनों लाइंस के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हुई बेटा? BM। नहीं दिखा बेटा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हुई? BM। चलिए बेटा, इस BM का भी अपन मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, उसको आगे पुट कर देते हैं। सिंस BM इक्वल्स टू आपके पास में कितना होगा? 2a sin थीटा। चलिए बेटा, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं पूरा समझा देता हूं। आप दिमाग लगाइए, BM अपॉन AB, इस राइट एंगल ट्राइंगल AMB, ये राइट एंगल ट्राइंगल सबको दिख रहा है क्या बेटा? इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर अपन साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएं तो बताइए बेटा, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बताओ साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा? BM अपॉन AB। अच्छा बेटा, अगर अपने को BM का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये AB कहां चला गया? उधर। यानी कि मैं BM इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं बेटा? AB साइन थीटा। और बताइए बेटा, ये AB डिस्टेंस, दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बिटवीन डिस्टेंस कितनी अज्यूम करी थी अपन ने? 2a। तो ये हमारे पास में कितनी बन गई बेटा? BM इक्वल्स टू 2a साइन थीटा। ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा हमारे पास में? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा। तो सुनिए, हमारा आंसर क्या आ गया? टॉर्क, टो इक्वल्स टू QE इंटू 2a साइन थीटा। इसको थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं बेटा। टो इक्वल्स टू Q, उस 2a को अपन ने पहले लिख लिया और साथ में अपन ने लिख लिया E साइन थीटा। ओके बेटा, सिंस डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू क्या होता है? कोई बताएगा डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू क्या होता है? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों में से किसी एक चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड, तो दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? Q इनटू दोनों के बिटवीन डिस्टेंस। तो बताइए दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है? 2a। तो हमारे पास में डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा? Q इंटू 2a। दैट इज, इस Q इंटू 2a को हम किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बेटा? P से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमारे पास में फॉर्मूला बन गया टो इक्वल्स टू PE साइन थीटा। लो जी बेटा, ये हमारे पास में क्या आ गया? इस डाइपोल पर अप्लाई होने वाला टॉर्क, टो इक्वल्स टू PE साइन थीटा। ये है इसकी स्केलर फॉर्म। अगर अपन इसी को चेंज करके वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं टो इक्वल्स टू P क्रॉस E। क्या लिखेंगे बेटा? टो इक्वल्स टू P क्रॉस E। अरे बेटा, A क्रॉस B AB साइन थीटा होता है ना, तो P क्रॉस E क्या बन जाएगा आपका? PE साइन थीटा। तो सुनिए बेटा, अपने को रिजल्टेंटली याद क्या करना है? यदि हमारे पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, अभी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, हमने इसके अंदर एक डाइपोल प्लेस किया जिसको हमने थीटा एंगल के ऊपर प्लेस किया है।
अगर हमने इसको थीटा एंगल के ऊपर प्लेस किया है, अपन थीटा की वाली बात भी चेंज करते रहेंगे, तो हम देखते हैं कि जो इसके ऊपर अप्लाई होने वाला फोर्स है वो तो हमेशा कितना आता है, 0। वो थीटा पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, फोर्स तो हमेशा फिक्स है, कितना आता है बेटा, 0। बट जब अपन ने आगे सोल्व करते हैं तो टॉर्क के अपने को दो फॉर्मूले याद करने हैं। मेन फॉर्मूला पहले वाला याद करना है, टॉर्क इस पर अप्लाई होता है, टो इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। ये थीटा से चेंज होगा, अगर थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो फोर्स तो चेंज नहीं होगा, फोर्स तो फिक्स है हमेशा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फोर्स कितना है, फिक्स हमेशा, 0। बट टॉर्क चेंज होगा और वो होगा टो इक्वल्स टू पीई साइन थीटा के अकॉर्डिंग। ये है इसकी स्केलर फॉर्म, मेनली यही याद करनी है। इसी को वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं बेटा, टो इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। इसमें किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके बेटा, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट स्पेशल केसेज। इसी के अंदर अपन स्पेशल केसेज पढ़ रहे हैं। हाँ जी बेटा, स्पेशल केसेज क्या पढ़ रहे हैं आप सुनो एक बार। वो जो एंगल था थीटा, पहले तो आप एक चीज ध्यान से सुन लेना, ये जो थीटा अपन ने बनाया था ना, वो था एंगल बिटवीन P एंड E, दैट इज डाइपोल मोमेंट P, जिसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। पहले ही बता दिया था मैंने, डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होती है, -q टू +q, और इलेक्ट्रिक फील्ड E, इन दोनों के बिटवीन जो एंगल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, थीटा को। अच्छा बेटा, तो थीटा की वैल्यू अपन अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 180, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। बट यहां पर अपन 3 स्पेशल केसेस पढ़ रहे हैं, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। कितने स्पेशल केसेस पढ़ रहे हैं बेटा, 3। कौन कौन सी, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके बेटा, पढ़ते हैं। केस फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, देन देखते हैं अभी। केस सेकंड, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 degree, then, and case third, if theta equals to 180 degree, then, okay, हाँ जी बेटा, if theta equals to 0 degree, then, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री का मतलब क्या है, सपोज दैट ये आपके पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, अपन ने एक डाइपोल इसके अंदर इस टाइप से प्लेस कर दिया, यहां अपन ने प्लेस कर दिया -q और यहां अपन ने प्लेस कर दिया +q, तो यहां पर जो एंगल बिटवीन P एंड E होगा, क्या वो 0 डिग्री हो गया क्या? आप आराम से चेक कीजिए। E की डायरेक्शन कहां है बेटा, फॉरवर्ड, ये तो आपको दिख रही है। अभी P की डायरेक्शन कहां होती है, P की डायरेक्शन होती है हमेशा -q2 +q, तो बताइए क्या ये P की डायरेक्शन -q2 +q फॉरवर्ड ही है क्या? तो E भी फॉरवर्ड और P भी फॉरवर्ड, तो बताओ थीटा की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, 0 डिग्री। ओके बेटा, इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है तो बताइए F इक्वल्स टू क्या होगा। F में कोई दिमाग नहीं लगाना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो चाहे थीटा कुछ भी हो, 0, 60, 180 कुछ भी हो, फोर्स हमेशा कितना लगेगा, 0। तो दिमाग ही मत लगाओ, F इक्वल्स टू तो क्या आ गया बेटा, 0। टो इक्वल्स टू क्या होगा, टो का फॉर्मूला लगाओ, PE साइन थीटा, यही फॉर्मूला होता है क्या बेटा टो का। अभी थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, और आपको पता होना चाहिए बेटा साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो टो का आंसर भी हमारे पास कितना आ गया, 0। तो इन स्पेशल केस फर्स्ट व्हेन एंगल बिटवीन P एंड E थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, देन फोर्स एंड टॉर्क बोथ आर 0। दिख रहे हैं बेटा, चलिए आगे चलते हैं। इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, एक बार इसका डायग्राम बना लेते हैं अपन लोग। ये है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड E और इसमें किसी डाइपोल को अपन ने इस टाइप से प्लेस कर दिया, ये है आपका -q और ये है आपका +q। अच्छा बेटा बताइए, E की डायरेक्शन कहाँ है, फॉरवर्ड, और P की डायरेक्शन कहाँ होगी, -q2 +q, दैट इज अपवर्ड। तो बताइए क्या थीटा इक्वल्स टू आपको 90 डिग्री दिख रहा है क्या? एंड इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन फोर्स हमेशा ही कितना होगा, 0, उसकी टेंशन नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फोर्स हमेशा कितना लगेगा, 0। टॉर्क कितना लगेगा, टो इक्वल्स टू क्या होता है बेटा आपका
PE साइन थीटा, और अभी थीटा की वैल्यू कितनी है 90। साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और कब होती है जब साइन के आगे क्या आ जाए 90। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास में आंसर आएगा टो इक्वल्स टू PE। अरे बोलो भाई, साइन 91 होता है तो टो इक्वल्स टू क्या आ गया PE, और ये जो आपका टो आएगा वो हमारे पास में क्या आएगा बेटा मैक्सिमम आएगा। तो टो मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा PE। लास्ट हाँ जी बेटा, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड E फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। दिस टाइम अपन ने डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलली प्लेस किया था। जैसे अपन ने केस फर्स्ट में प्लेस किया वैसे ही अपन ने केस थर्ड में प्लेस किया है, बट आप ध्यान से देखो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब आपका -q यहां है और +q यहां है, तो बताइए P की डायरेक्शन कहां होगी? फ्रॉम -q टू +q, दैट इज दिस टाइम P की डायरेक्शन क्या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी क्या? और थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन P एंड E। तो देखिए बेटा, केस फर्स्ट में आपका E कहां है? आगे, और P भी कहां है? -q टू +q आगे, तो दोनों सेम डायरेक्शन में आगे, तो थीटा इक्वल्स टू क्या बन गया आपका 0। केस सेकंड में E कहां है? आगे, और P कहां है? अपवर्ड, तो बताइए एंगल कितना बन गया 90। केस थर्ड को ध्यान से देखो बेटा, E कहां है आपका? फॉरवर्ड, बट P कहां है? -q टू +q, दैट इज बैकवर्ड, तो बताइए क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए क्या? और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 180 डिग्री। सो नाउ F इक्वल्स टू ऑलवेज 0। F तो आपका हमेशा कितना होता है बेटा 0, बट टॉर्क जो आएगा टो इक्वल्स टू वो आएगा आपका PE साइन 180 डिग्री। साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है 0, तो टो इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास में 0। जैसा आंसर केस फर्स्ट में आया था F इक्वल्स टू 0 एंड टो इक्वल्स टू 0, बिकॉज साइन 0 की वैल्यू कितनी होती थी 0। सेम वही आंसर केस थर्ड में है, F इक्वल्स टू 0 एंड टो इक्वल्स टू 0, बिकॉज साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है 0 ही होती है। ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। थीटा का फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फोर्स हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कितना आएगा 0, बट जैसे जैसे थीटा चेंज होगा उसके हिसाब से आपका टॉर्क चेंज हो जाएगा। सुनिए बेटा, अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, इक्विलिब्रियम कंडीशन या सिंपल इक्विलिब्रियम क्या होता है? कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी? यदि अगर अपन स्टैंडर्ड बात करें तो बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होती है जब उस पर अप्लाई होने वाला फोर्स भी 0 हो और उस पर अप्लाई होने वाला टॉर्क भी 0 हो। याद कर लेना। सुनिए बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी पर अप्लाई होने वाला फोर्स एंड टॉर्क दोनों एक साथ 0 हो जाएं, उस पोजीशन को या उस कंडीशन को ही अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। आगे जाके ये इक्विलिब्रियम कंडीशन 3 टाइप की होती है। अभी सिंपल आपको नाम ध्यान में रखना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। हाँ जी बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? फोर्स एंड टॉर्क दोनों एक साथ 0 हो जाने चाहिए, तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा? इक्विलिब्रियम। आगे जाके इक्विलिब्रियम कितने टाइप का हो जाएगा? 3 टाइप का। कौन कौन सा? स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। चलिए ठीक है, ये मैंने आपको क्यों बताया है। अब ध्यान से देखो और मुझे ये बताओ कि जो आपके सामने 3 केसेस लिखी हुई है, केस फर्स्ट, केस सेकेंड एंड केस थर्ड, इनमें से कौन कौन सी कंडीशन इक्विलिब्रियम है? क्या केस फर्स्ट इक्विलिब्रियम है? आप कहोगे यस, बिकॉज फोर्स भी यहां 0 है और टॉर्क भी यहां क्या है 0। और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी बॉडी पर अप्लाई होने वाला फोर्स और टॉर्क दोनों एक साथ 0 हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। तो बिल्कुल ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ओके, क्या केस सेकंड इक्विलिब्रियम है क्या? नहीं। केस सेकंड में फोर्स तो 0 है बट टॉर्क जो है वो आपका 0 नहीं है, टॉर्क आपका मैक्सिमम है और वो कितना है? टो मैक्सिमम इक्वल्स टू PE। तो यहां कोई इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होगी। चलिए आगे बताइए, केस थर्ड, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो क्या ये इक्विलिब्रियम है क्या? बिल्कुल, यहां फोर्स और टॉर्क दोनों एक साथ 0 हो गए हैं, इसका मतलब ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है।
अच्छा बेटा, तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि केस सेकंड तो इक्विलिब्रियम नहीं है, बिकॉज फोर्स तो जीरो है बट टॉर्क जीरो नहीं है। केस फर्स्ट और केस थर्ड ये दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है बेटा? 3 टाइप का। तो केस फर्स्ट जो है वो है हमारा, याद कर लेना डायरेक्टली, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और केस थर्ड जो है वो है हमारा क्या? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। केस सेकंड कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, केस फर्स्ट और केस थर्ड में इक्विलिब्रियम है। और कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके बेटा, नेक्स्ट अगला टॉपिक अपन लेते हैं बेटा। अगला टॉपिक है अपने पास में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी टू रोटेट एट डाइपोल in uniform electric field। हाँ जी बेटा, सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यहां माइनस क्यू चार्ज है और यहां आपका प्लस क्यू चार्ज है। और सपोज दैट, थोड़ा सा इक्वी डिस्टेंस बनाना बेटा लाइंस को। हाँ, सपोज दैट ये जो अभी एंगल बिटवीन P एंड E है वो है अपना θ1। इनिशियली एंगल बिटवीन P एंड E कितना गिवन है आपको? θ1। अगर अपन इसको θ1 से रोटेट करवाते हैं और सपोज दैट अपन इसका एंगल θ1 से रोटेट करवा करके कितना कर देते हैं? θ2 तक रोटेट कर देते हैं। इसका एंगल θ1 से रोटेट करवा करके कितना कर देते हैं? θ2। तो इस डाइपोल को θ1 से θ2 तक रोटेट करवाने के लिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी कितना होगा? अच्छा बेटा, आप मेरे को एक चीज बताइए कि ये जो आपके पास में डाइपोल है, सपोज दैट किसी कंडीशन में या किसी इंस्टेंट पर जो आपका एंगल बिटवीन P एंड E है वो है आपका θ। θ1 और θ2 को छोड़ो, एक बार जनरल एंगल सोचो कि सपोज दैट P और E के बिटवीन जो एंगल है वो हमारे पास में कितना है? θ। तो एक बार साइड में सोचो, जब एंगल θ होगा तो उसके ऊपर फोर्स तो कितना होगा? 0। और अभी तो बताया है अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो θ की कोई टेंशन नहीं है, फोर्स तो कितना होगा? 0। बट टॉर्क जो होगा वो हमारे पास में कितना होगा? PE sin θ। तो इसको रोटेट करवाने के लिए जितना टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंसी को भी उसके ऊपर उतना ही टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। तो टॉर्क अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंसी कितना होगा? टो EXT बराबर PE sin θ। और अब अपने को ये टॉर्क अप्लाई करके इस डाइपोल को θ1 से θ2 एंगल तक रोटेट करवाना है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी क्या होगा? मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी WEXT इक्वल्स टू होगा इंटीग्रेशन टो EXT dθ। और इसकी लिमिट आ जाएगी θ1 से θ2 तक। ओके बेटा, मैं बता देता हूं, 11th क्लास में आपने वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर किसी बॉडी पर अप्लाई होने वाला फोर्स F हो और वो चेंजेबल हो या वेरिएबल हो, तो जब वेरिएबल फोर्स होता है तो W इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन F dx, दैट इज फोर्स का x के रेस्पेक्ट में क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन। सेम वही चीज यहां पर है। यहां जो आपका टॉर्क है, पहले आप मुझे ये बताओ कि ये जो टॉर्क है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल? आप कहोगे सर वेरिएबल। क्यों? P और E तो फिक्स है, इसका डाइपोल मोमेंट भी फिक्स होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब आपका क्या है? कांस्टेंट है। तो P और E तो कांस्टेंट है, बट जब आप इसको रोटेट करोगे तो बेटा थीटा की वैल्यू तो चेंज होगी ना। और अगर थीटा चेंज होगा तो साइन थीटा भी क्या होगा? चेंज। अरे बेटा, जब थीटा 0 डिग्री होगा तो साइन 0 तो कितना होता है? 0। बट अगर मैं थीटा को चेंज करके 30 कर दूं तो साइन 30 कितना हो जाता है? 1/2।
फिर अगर अपन 45 कर दें तो sin 45 कितना हो जाता है 1/√2, sin 60 क्या हो जाता है √3/2। तो जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे sin थीटा क्या होगा चेंज, और अगर sin थीटा चेंज होगा तो τ भी क्या होगा चेंज। तो बताइए बेटा जो टॉर्क एक्सटर्नल एजेंसी ने इसके ऊपर अप्लाई किया टो एक्सटर्नल इक्वल्स टू पीई sin थीटा, क्या वो वेरिएबल है क्या? और अगर ये वेरिएबल है तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए जैसे अपन वहां पर फोर्स का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते थे वैसे ही यहां पर अपन टो एक्सटर्नल का थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। ओके बेटा, तो कर दो इंटीग्रेशन, अब कोई दिक्कत नहीं है। WEXT इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टो एक्सटर्नल कितना पढ़ा अपन ने PE sin थीटा, और साथ में क्या आ गया बेटा जी थीटा। थीटा की लिमिट कहां से कहां आई, θ1 से लेकर के θ2 तक। WEXT इक्वल्स टू P और E आपके कांस्टेंट है, वो कहां जाएंगे बाहर, अंदर क्या बचेगा बेटा sin थीटा d थीटा, θ1 to θ2। ओके बेटा, P को बाहर रहने दो। sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा। sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा माइनस कोस थीटा, तो और लिमिट आ जाएगी θ1 से लेकर के θ2 तक। तो PE, एक बार एक काम करो इस माइनस को यहां से बाहर निकाल लो, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं माइनस PE, और अंदर क्या बचा कोस थीटा, लिमिट θ1 से लेकर के θ2 तक। आगे सोल्व करो माइनस PE। अच्छा बेटा लिमिट कैसे सोल्व करते हैं, पहले अपर लिमिट डालते हैं माइनस लोअर लिमिट, तो पहले थीटा की जगह अपर लिमिट लाओ θ2, तो क्या बन गया बेटा कोस θ2 माइनस, अब थीटा की जगह क्या रिप्लेस करो लोअर लिमिट, तो क्या बन गया कोस θ1। यहां तक अपन ने इसको सोल्व करके देखो आंसर क्या निकाला है माइनस PE कोस θ2 माइनस कोस θ1। फाइनल आंसर क्या आएगा हमारे पास में WEXT इक्वल्स टू, उस माइनस को यहां से अंदर ले जाओ तो क्या बना PE, और अगर माइनस अंदर जाएगा तो ये कोस θ2 तो किसका बन जाएगा बेटा माइनस का, बट वो कोस θ1 किसका बन जाएगा प्लस का। तो हम प्लस वाले को पहले लिख देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा कोस θ1 माइनस कोस θ2। तो फाइनल आंसर क्या आया WEXT इक्वल्स टू PE कोस θ1 माइनस कोस θ2। तो अगर हमारे पास में एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में प्लेस है और दिस टाइम हम इसका एंगल θ1 से चेंज करके θ2 तक चेंज कर रहे हैं, तो θ1 से θ2 एंगल तक रोटेट करने के लिए हमें दैट इज एक्सटर्नल एजेंसी को कितना वर्क करना पड़ेगा WEXT इक्वल्स टू PE कोस θ1 माइनस कोस θ2। और वो वर्क अपन ने कैसे निकाला, बिल्कुल सिंपल। अगर अपन जनरल बात करें किसी इंस्टेंट पर, तो सपोज दैट किसी इंस्टेंट पर ये एंगल जो था वो कितना था थीटा, तो जब एंगल थीटा होगा उस टाइम पर टॉर्क कितना अप्लाई होगा टो इक्वल्स टू PE sin थीटा, उसको अपन τEXT बोल देते हैं। और वो जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है वो आपका क्या है वेरिएबल, और अगर टॉर्क आपका वेरिएबल है तो आपको वर्क कैलकुलेट करने के लिए उस टॉर्क का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करना है इंटीग्रेशन, और वो इंटीग्रेशन सोल्व करके अपन ने फाइनल आंसर निकाल लिया WEXT इक्वल्स टू PE कोस θ1 माइनस कोस θ2। ओके नेक्स्ट, हाँ जी बेटा, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी बेटा, अपने पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसके अंदर अपन ने एक डाइपोल प्लेस कर रखा है -q +q, और सपोज दैट ये जो एंगल बिटवीन P एंड E है सपोज दैट वो कितना है थीटा। हमने पीछे वाले टॉपिक में, अभी जो रोटेशन वाला टॉपिक पढ़ा था उससे पीछे वाले टॉपिक में अपन ने ये पढ़ा था कि अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर एक डाइपोल को अपन थीटा एंगल के ऊपर रखते हैं तो उसके ऊपर अप्लाई होने वाला नेट फोर्स F नेट इक्वल्स टू कितना आता है बेटा 0, और उसके ऊपर अप्लाई होने वाला टॉर्क कितना आता है टो इक्वल्स टू PE sin थीटा। यहां हम कह रहे हैं कि अगर इसको थीटा एंगल के ऊपर अपन प्लेस कर दें तो इसकी
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का डेरिवेशन मैं आपको थर्ड चैप्टर में पढ़ाऊंगा। यहां मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूं, वो आंसर अपने को लर्न करना है। तो इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, U इक्वल्स टू माइनस PE कोस थीटा। U इक्वल्स टू क्या होगी बेटा, माइनस PE कोस थीटा, या इसी को वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं माइनस P डॉट E। हाँ जी बेटा, U इक्वल्स टू क्या होगा बेटा आपका माइनस PE कोस थीटा, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं U इक्वल्स टू माइनस P डॉट E। बिकॉज जैसे आपका होता है A क्रॉस B इक्वल्स टू AB साइन थीटा, वैसे ही आपका होता है A डॉट B इक्वल्स टू AB कोस थीटा। तो इसको रिवर्स सोचो, P डॉट E आपका क्या बन जाएगा, PE कोस थीटा। तो इसका फॉर्मूला अपने को क्या लर्न करना है, और मेनली अपने को पहले वाला फॉर्मूला ही लर्न करना है, U इक्वल्स टू माइनस PE कोस थीटा। ये क्या है, इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे भी अपन तीन स्पेशल केसेस की बात कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अच्छा बेटा, अगर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी U कितनी होगी, माइनस PE कोस 0 डिग्री, और कोस 0 की वैल्यू होती है बेटा 1। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो बताइए आंसर क्या आया, U इक्वल्स टू माइनस PE। यही आंसर आया ना बेटा। नेक्स्ट केस सेकंड, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, U इक्वल्स टू माइनस PE कोस 90। हाँ जी बेटा, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो पूरा आंसर क्या आ गया, U इक्वल्स टू 0। ओके बेटा। नेक्स्ट केस थर्ड, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा आपका माइनस PE कोस 180 डिग्री। अब ध्यान देना बेटा, कोस 180 की वैल्यू होती है -1। कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है बेटा -1। तो अगर वो माइनस बाहर आएगा तो U इक्वल्स टू आपका बन जाएगा प्लस का PE। हाँ जी बेटा, U इक्वल्स टू कितना था माइनस PE कोस 180 डिग्री, और कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है बेटा -1। तो अगर कोस 180 की वैल्यू -1 है तो दिमाग लगाओ, ये U इक्वल्स टू आपका क्या बन जाएगा, प्लस का PE बन जाएगा। ये तीन आंसर्स भी अपने को ध्यान में रखने हैं। यहां आप इन तीनों आंसर्स में थोड़ा सा दिमाग लगाइए। केस फर्स्ट का आंसर है U इक्वल्स टू माइनस का PE, केस सेकंड का आंसर है U इक्वल्स टू 0, एंड केस थर्ड का आंसर है U इक्वल्स टू प्लस का PE। तो बताइए इन तीनों आंसर्स में से मैक्सिमम आंसर कौन सा है, प्लस का PE। ये आपका मैक्सिमम है और ये आपका मिनिमम है। अरे बेटा बिल्कुल सिंपल, नंबर लाइन के हिसाब से सोच लो। सपोज दैट इज PE का मतलब है 10, तो ये कितना है +10, ये कितना है 0, और ये कितना है -10। तो नंबर लाइन के हिसाब से सोचे तो +10 सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद में 0 और -10 क्या होगा सबसे कम। तो केस थर्ड में व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, या हम इसको बोल सकते हैं इन कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बताया था ना पहले, 180 डिग्री पर क्या होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और 0 पर क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और 90 के ऊपर कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता। तो इन कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डाइपोल विल बी मिनिमम एंड इट्स मैग्नीट्यूड विल बी U maximum इक्वल्स टू प्लस PE। In condition of stable equilibrium, when theta equals to 0 degree, electric potential energy of this dipole will be minimum, and magnitude of this electric potential energy will be U minimum equals to minus PE. हाँ बेटा, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है अपने पास में क्या, 2 चार्जेस ±6 माइक्रोकुलाम ऑफ अ डाइपोल आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। ओके बेटा, हमारे पास में 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं, -6 माइक्रोकुलाम एंड +6 माइक्रोकुलाम। इन दोनों के बिटवीन जो सेपरेशन है वो है हमारे पास में 2 सेंटीमीटर। पहले तो आप एक चीज बताओ बेटा, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, दैट इज
इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं -6 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलाम, और इसको अपन लिख सकते हैं +6 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलाम। सिमिलरली इस 2 सेंटीमीटर को भी चेंज कर लेते हैं, इसको अपन लिख लेते हैं 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। ओके बेटा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, या वो 100 ऊपर आके क्या बन जाता है 10 की पावर -2। एक चीज और होती है बेटा, कभी कभी आप ध्यान रखना, mm। मान लो हमारे पास में ये होता है 2 mm, तो 2 मिलीमीटर इक्वल्स टू होता है 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। हाँ बेटा, 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, एंड 2 मिलीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर। ओके बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट P। ओके बेटा, डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो एक चीज बताओ, डाइपोल मोमेंट जो होगा उसका फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था, P इक्वल्स टू Q इंटू 2A, दैट इज P इक्वल्स टू दोनों में से किसी एक चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड ले लो, और जो दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बिटवीन सेपरेशन डिस्टेंस से उससे क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई। तो बताओ Q, किसी भी एक चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड ले लो, कितना आया बेटा 6 इंटू 10 टू दी पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई 2A। ये 2A क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन +Q एंड -Q। तो 2A का पूरा आंसर क्या है हमारे पास में, 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। तो ये हमारा क्या बन गया, 2 इंटू 10 टू दी पावर -2, दैट इज P इक्वल्स टू हमारे पास में हो गया बेटा 12 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलाम इंटू मीटर। बेटा इस चीज का आप ध्यान रखना, बोर्ड के एग्जाम में जब भी आप कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करो तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर लिखते हो उस फाइनल आंसर के साथ में उसकी यूनिट जरूर होनी चाहिए, अदरवाइज आपके 1/2 मार्क्स कट जाएंगे। तो P इक्वल्स टू हमारा आंसर तो क्या आ गया 12 इंटू 10 टू दी पावर -8, बट आपको याद होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, कूलाम इंटू मीटर। ओके बेटा, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा गया है, इफ दिस डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 200 न्यूटन अपॉन कूलाम at an angle of theta equals to 30 degree, then calculate net force, torque and electric potential energy। ओके बेटा, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 200 न्यूटन पर कूलाम है और इसको अपन ने थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री पर प्लेस किया है, तो आपको इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना है, टॉर्क कैलकुलेट करना है और इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U कैलकुलेट करनी है। सुनिए बेटा, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि जब भी अपन किसी डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो चाहे हम उसको किसी भी एंगल पर प्लेस करें, दिमाग नहीं लगाना है, उसके ऊपर अप्लाई होने वाला फोर्स तो हमेशा कितना होगा, फिक्स है 0। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किसी भी एंगल पर रखो, उसके ऊपर अप्लाई होने वाला नेट फोर्स कितना आएगा, 0। चलिए बेटा, अब आगे बात करते हैं टॉर्क की। हाँ बेटा, टॉर्क का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, टो इक्वल्स टू PE sin थीटा। हाँ जी बेटा, तो ध्यान से देखिए, टो इक्वल्स टू PE sin थीटा। P का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, 12 इंटू 10 टू दी पावर -8। E का मैग्नीट्यूड क्या है, 200 न्यूटन अपॉन कूलाम। तो इसको मैं लिख देता हूं 2 इंटू 10 टू दी पावर -2, और उसके साथ में क्या है, साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करेंगे, 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। तो ओके बेटा, इसको अपन सोल्व करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल और हमारे पास में आंसर आ जाएगा टो इक्वल्स टू 12 इंटू 10 टू दी पावर -10। आंसर क्या आया बेटा, 12 इंटू 10 टू दी पावर सॉरी, इसको 2 इंटू 10 टू दी पावर 2 होगा 200 को, तो ये हमारे पास में बन जाएगा 12 इंटू 10 टू दी पावर -6। ये हमारे पास में क्या आ गया, टो। और याद रखना बेटा, टो की एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर। P क्या था बेटा, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम मीटर। टॉर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। देखो बेटा, फोर्स की होती है न्यूटन और टॉर्क की होती है न्यूटन इंटू मीटर। ओके बेटा, नेक्स्ट इसके साथ अपने को एक चीज और कैलकुलेट करनी थी, U, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बताइए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U का फॉर्मूला क्या था, -PE cos थीटा। ओके, तो माइनस P की वैल्यू 12 इंटू 10 टू दी पावर -8 मल्टीप्लाइड बाई E की वैल्यू कितनी है, 200। तो इसको अपन लिख लेते हैं 2 इंटू 10 टू दी पावर 2, और उसके साथ में है कोस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30, और कोस 30 की वैल्यू होती है बेटा कितनी, √3/2। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, और ये हमारे पास में आंसर आ गया बेटा -12 √3 इंटू 10 टू दी पावर -6।
12√3 और यहाँ क्या बचा 10 की पावर -8 और 10 की पावर +2, तो -8 + 2 कितना हो गया बेटा -6। तो आंसर आ गया -12√3 इंटू 10⁻⁻6 और ये थी आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी की यूनिट होती है जूल। तो फाइनल आंसर क्या लिख के आएंगे बेटा -12√3 इंटू 10⁻6 जूल। ओके बेटा, नेक्स्ट इसी के अंदर थर्ड क्वेश्चन और है अपने पास में, कैलकुलेट मैक्सिमम टॉर्क एट डाइपोल इन गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड E = 200 न्यूटन अपॉन कूलम। अगर वही इलेक्ट्रिक फील्ड हो E = 200 न्यूटन अपॉन कूलम, तो बताइए इसके ऊपर अप्लाई होने वाला मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा। अच्छा बेटा, मैंने आपको 3 स्पेशल केसेस बताई थी, उसमें आपको बताया था कि केस सेकंड में जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो उस कंडीशन में आपका टॉर्क क्या होता है बेटा मैक्सिमम, और मैक्सिमम टॉर्क का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है टो मैक्सिमम = PE। अरे बेटा सिंपल ही तो है, सिंपल टॉर्क का फॉर्मूला क्या था टो = PE sin थीटा। अगर अपने को इसको मैक्सिमम करना है तो अपन थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे 90, बिकॉज sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 और वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो टॉर्क की भी वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम, और कितनी होगी टो मैक्सिमम = P × E। अब बस इसको सोल्व कर लीजिए। टो मैक्सिमम = P की वैल्यू कितनी थी बेटा 12 × 10⁻⁻8 और E की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻²। 200 को ऐसे लिख सकते हैं, तो हमारे पास में आंसर आ गया टो मैक्सिमम = 24 × 10⁻6 न्यूटन × मीटर। ये हमारा आ गया मैक्सिमम टॉर्क। नीचे नोट्स में इसका सॉल्यूशन नहीं था, आप इसको अच्छे से सोल्व करके पूरा आंसर लिख लेना। ओके बेटा, नेक्स्ट इसी को आगे बढ़ाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें सारी चीजें आ गई है बेटा एक ही क्वेश्चन के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन, हाँ जी बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में अपने को पूछा गया है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी टू रोटेट दिस डाइपोल ऑन गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सुनिए। ये जो डाइपोल आपका था, आपको इस डाइपोल को रोटेट करना है, कहां से लेकर कहां तक, फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके बेटा, तो बताइए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, WEXT = PE cos θ1 - cos θ2। यही बताया था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी टू रोटेट ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला क्या था WEXT = PE cos θ1 - cos θ2। यहां हमारे पास में P और E की वैल्यू तो अपने पास क्वेश्चन में है, बट अगर अपन ध्यान से सोचें तो θ1 और θ2 की वैल्यू यहां पर कितनी होगी। देखो बेटा, इसने डायरेक्ट θ1 θ2 की वैल्यू नहीं दी है, बट इसने क्वेश्चन में बोला है टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 0 डिग्री, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 180 डिग्री। तो बताइए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जो पहले कंडीशन थी वो क्या थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, तो θ1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी 0 डिग्री। अरे बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, तो θ1 की वैल्यू यहां पर इनिशियली क्या हो गई 0, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए θ2 = क्या हो गया बेटा 180 डिग्री। ध्यान से सुनिए बेटा, अगर इसी क्वेश्चन में ये कहता कि रोटेट द डाइपोल फ्रॉम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो पहले क्या था अनस्टेबल, तो θ1 की वैल्यू 180 होती और θ2 की वैल्यू क्या होती 0 डिग्री। बट यहां पर स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रोटेट कर रहा है, तो θ1 की वैल्यू होगी 0 डिग्री और θ2 की वैल्यू होगी 180 डिग्री। सब्स्टिट्यूट कीजिए, P की वैल्यू 12 × 10⁻⁻8, E की वैल्यू 2 × 10⁻², cos θ1 की वैल्यू 0 डिग्री माइनस cos θ2 की वैल्यू 180 डिग्री। सोल्व कर लीजिए, 24 × 10⁻⁻6, cos 0 की वैल्यू होती है 1 माइनस cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो 1 माइनस 1, ये हमारे पास में क्या बन गया 1 + 1, दैट इज ये आपका पूरा ब्रैकेट क्या बन गया 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी ये हमारे पास में हो जाएगा 48 × 10⁻⁻6 जूल। फाइनल आंसर क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम
स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो स्टेबल पहले है तो θ1 की वैल्यू 0 और बाद में अनस्टेबल किया है तो θ2 की वैल्यू 180 और सोल्व करने से आंसर क्या आया 48 इंटू 10⁻⁻6 और वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए यूनिट अपन ने क्या लगा दी जूल। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं WEXT इक्वल्स टू 48 माइक्रोजूल। 10⁻⁻6 का मतलब क्या होता है बेटा माइक्रो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 48 माइक्रोजूल भी लिख सकते हैं। ओके बेटा, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। एट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू, इसका डायरेक्टली अपने को डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है P इक्वल्स टू 3I कैप माइनस 2J कैप प्लस K कैप कूलाम इंटू मीटर इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 6I कैप प्लस 4J कैप माइनस 5K कैप न्यूटन अपॉन कूलाम। ये अपने को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, देन कैलकुलेट नेट फोर्स टॉर्क एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डाइपोल। क्या क्या कैलकुलेट करना है बेटा, फोर्स, टॉर्क एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U, ये तीन चीजें अपने को कैलकुलेट करनी है, F, टॉ एंड U। ओके बेटा, फर्स्ट फोर्स तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, चाहे डाइपोल मोमेंट कुछ भी हो, चाहे एंगल कुछ भी हो, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है तो फोर्स तो हमेशा कितना आएगा बेटा 0। ओके बेटा, तो F इक्वल्स टू तो क्या हो गया हमारा 0, इसमें अपने को कोई दिमाग नहीं लगाना है। ओके बेटा, अब बात करते हैं टॉर्क की। तो टो इक्वल्स टू, आप याद करो मैंने आपको दो फॉर्म बताए थे टो के। स्केलर फॉर्म में टो इक्वल्स टू होता है PE sin थीटा और वेक्टर फॉर्म में टो इक्वल्स टू होता है P क्रॉस E। यहां अपने को P और E I कैप J कैप K कैप की फॉर्म में दे रखे हैं, तो अपन लोग वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे, टो वेक्टर इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो बताइए टो वेक्टर इक्वल्स टू P क्रॉस E। अगर अपने को दो वेक्टर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो टेबल बना के आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, अपन 11th क्लास में पढ़ा है। इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आई कैप J कैप और K कैप। हाँ बेटा, P के वाले तीनों कोफिशिएंट्स क्या है 3, -2 एंड 1। उसके बाद में कौन है E, तो E के तीनों कोफिशिएंट्स क्या है 6, 4 एंड -5। अब अपन इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करना आपको आना चाहिए। आई कैप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 -4, अब मुझे नहीं पता, ये सब आपको आना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना, माइनस J कैप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा -15 -6 और उसके बाद में प्लस K कैप, ये हमारे पास में आएगा 12 माइनस और वापस से माइनस आएगा तो हमारे पास में बन जाएगा प्लस का 12 और फाइनल आंसर हमारे पास में आएगा टो इक्वल्स टू 6I कैप प्लस 21 J कैप प्लस 24 K कैप न्यूटन मीटर। ये आ गया टॉर्क अप्लाइड ऑन दिस डाइपोल। ये आंसर आना ना बेटा, 6I कैप प्लस 21 J कैप प्लस 24 K कैप। ओके बेटा, नेक्स्ट अब अपने को कैलकुलेट करनी है इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U के भी दो फॉर्मूले थे, स्केलर फॉर्म U इक्वल्स टू -PE cos थीटा एंड वेक्टर फॉर्म U इक्वल्स टू -P डॉट E। तो अपन वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे -P डॉट E, दैट इज U इक्वल्स टू माइनस P क्या है आपका 3I कैप माइनस 2J कैप प्लस K कैप। अच्छा बेटा, इसको डॉट प्रोडक्ट करो किसके साथ में 6I कैप प्लस 4J कैप माइनस 5K कैप, ठीक है। ओके, तो U इक्वल्स टू ये हमारे पास में हो जाएगा माइनस, अगर इनको डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट आपको आना चाहिए आई कैप को आई कैप से, J कैप को J कैप से और K कैप को K कैप से। क्या बनेगा बेटा 18 -8 -5। इसको सोल्व करेंगे तो U इक्वल्स टू हमारे पास में आ जाएगा -5 जूल। जब सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में -5 जूल।